नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 34 जिसका नाम है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। 1891 का ये आज़ादी से पहले का ये कानून है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, डेफिनिशंस क्या-क्या हैं, प्रिंट आउट की कंडीशन क्या हैं और अलग-अलग कंडीशन है जहाँ पर बैंकर बुक के एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑफिसर को कहाँ पर बुलाया जा सकता है, कहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता है। तो और कोर्ट ऑफ और जो जज हैं वो इंस्पेक्शन जो है बुक्स की कब ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, ये जो एक्ट है 1891 का बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर अगर जब इस एक्ट में जब कंपनी की बात की जाती है तो वहाँ पर सेक्शन 3 में जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो डिफाइन की गई हैं कंपनीज, उनकी बात की जा रही है और जिसको जो कि फर्दर अब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जिसे हम कहते हैं। और साथ ही जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो भी इसकी जो कंपनी का मीनिंग है उसके अंदर आएँगी। कॉर्पोरेशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है जो एस्टेब्लिश की गई है किसी लॉ में, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई भी सब्सिडरी बैंक जो एसबीआई का है वो भी इसमें कॉर्पोरेशन की मीनिंग में आ जाएगा। बैंक और बैंकर का मीनिंग इसमें इसके हिसाब से है कि कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो जो भी कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है उसको हम बैंक कहेंगे इस लॉ के हिसाब से। और कोई पार्टनरशिप या इंडिविजुअल जिनका बुक्स प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल, मतलब बैंक के अंदर में एक तो ये आ गई जो भी कंपनी या कॉर्पोरेशन जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है। तीसरा है हमारा कोई पार्टनरशिप या कोई इंडिविजुअल जिसकी बुक्स जो हैं जो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाज मेड एप्लीकेबल, यानी कि जिसके लिए इस एक्ट के प्रोविजन जहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं उनको भी हम बैंक की कैटेगरी में रखेंगे। एनी पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक और मनी ऑर्डर ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस जो बैंक सेविंग बैंक है या मनी ऑर्डर ऑफिस हैं वो भी हमारे बैंक की कैटेगरी में इस लॉ के हिसाब से आएंगे। अब बैंकर की बुक्स का मतलब है कि जो भी लेजर हैं, डे बुक हैं, कैश बुक हैं, अकाउंट बुक हैं, तो और भी जो इस तरह के सारे रिकॉर्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं ऑर्डिनरी बैंक बिजनेस ऑफ बैंक में, बैंक के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस के जो चीज़ें होती हैं उसमें जो इंक्लूड होते हैं रिकॉर्ड्स जो हैं वो सभी बैंकर बुक्स की डेफिनेशन में कैटेगरी में आएंगे। अब ये चाहे तो रिटन फॉर्म में हो सकते हैं या फिर माइक्रोफिल्म, मैग्नेटिक टेप या किसी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की फॉर्म में सेव हो सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब यहाँ पर होगा कि हमारे कोई भी इंक्वायरी जो चल रही हो या कोई आर्बिट्रेशन हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973। तो इस तरह की कोई भी जो चीज़ होगी वो हमारी किसकी डेफिनेशन में आएगी, वो आएगी हमारे लीगल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन में। कोर्ट का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी पर्सन या पर्सन्स, एक से ज़्यादा पर्सन जहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो वो कोर्ट की कैट उनको हम कोर्ट कहेंगे। जज का मतलब इस एक्ट के अंदर होता है कि हाई कोर्ट के जज की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कुछ डेफिनिशंस हैं और कुछ एक हैं, जैसे ट्रायल का मतलब हो गया कि हियरिंग जो कोर्ट के सामने हो रही है, जहाँ पर एविडेंस लिया जा रहा है तो वो ट्रायल, उसको हम ट्रायल कहेंगे। साथ ही सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में जहाँ पर बुक्स ऑफ बैंक की बात हो रही है वहाँ पर सर्टिफाइड कॉपीज़ की कैटेगरी में आएंगे। इफ़ मेंटेन इन द रिटन फॉर्म, जो भी रिकॉर्ड जो अगर रिटन फॉर्म में मेंटेन किए गए हैं तो उस केस में सर्टिफाइड कॉपी कौन सी होगी? सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होगा कॉपी ऑफ एनी एंट्री इन सच बुक टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी मेंशनिंग दैट, मतलब उसकी कोई कॉपी, जो भी रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड अगर मेंटेन किया गया है तो उसकी एक कॉपी होगी, साथ में उसके नीचे क्या होगा? सर्टिफिकेट होगा जो नीचे रिटन होगा जिसमें ये मेंशन किया गया होगा कि ये क्या है, एक ट्रू कॉपी है इस एंट्री की। साथ ही सच एंट्रीज कंटेन्ड इन वन और मोर ऑर्डिनरी बुक ऑफ द बैंक, ये एंट्री जो है एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा जो है ऑर्डिनरी बुक्स हैं उनमें एंटर्ड है। और ये एंट्री जो थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर की गई थी एंड दैट सच बुक इज स्टिल इन द कस्टडी ऑफ बैंक। और इसकी जो ओरिजिनल जो बुक है वो क्या है, बैंक की कस्टडी में अभी भी अवेलेबल है। एंड इफ कॉपी वॉज ऑब्टेन्ड बाई अ मैकेनिकल और अदर प्रोसेस देन दैट इन itself ensures the accuracy of the copy, और फर्दर सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट। अब इसमें सर्टिफाइड कॉपी का साथियों मतलब यही हो गया कि अगर कोई रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है तो उसकी एक कॉपी, और उसमें नीचे जो फुट नोट है, नीचे जो फुट की साइड में, नीचे की साइड में वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि ये ट्रू कॉपी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एंट्री की गई है और ये हमारा एक बैंक की कस्टडी में इसकी बुक अभी भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी तो उसको हम सर्टिफाइड कॉपी कहेंगे। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर ये डेटा मेंटेन किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर मेंटेन किया गया है तो उस केस में सर्टिफाइड कॉपी हम किसे कहेंगे? जो प्रिंट आउट डेटा का लिया गया हो,
जहाँ जिसको हम फ्लॉपी में, डिस्क में, टेप में या कहीं भी वो स्टोर है, उसका प्रिंट आउट। A copy of such printout and it should contain a certificate having all the applicable content detailed above in subpara 1। तो एक तो इस कॉपी का प्रिंट आउट, जो भी डेटा स्टोर्ड है इन सभी में, इनका प्रिंट आउट, उसके साथ में इसमें नीचे क्या होगा, इसमें नीचे एक सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि हमारा पहले की केस में हुआ था, जो रिटर्न के केस में हमने बात की थी, वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं कि ये ट्रू कॉपी है और ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एंट्री की गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल आएंगी। अगर वो डेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तब भी ये सर्टिफिकेट जाएगा, तभी उसको हम सर्टिफाइड कॉपी मानेंगे। थर्ड है इफ़ मेंटेन्ड विद द मैकेनिकल फॉर्म। अगर मैकेनिकल फॉर्म में डेटा सेव है, उस केस में क्या होगा, एक प्रिंट आउट होगा उस एंट्री का, जो भी बैंक में स्टोर किया गया है, मैग्नोफिल्म में, मैग्नेटिक टेप वगैरह में, और उसके साथ ही एनी अदर फॉर्म ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिट्रीवल मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय द मैकेनिज्म और अदर प्रोसेस दैट इट शुड कंटेन सर्टिफिकेट हैविंग द ऑल द। अब इसके साथ भी जो भी डेटा जो प्रिंट आउट दिया जाएगा मैकेनिकल फॉर्म में है, तब भी उसके साथ वही सर्टिफिकेट जाएगा जो हमारा पहले केस में हमने देखा था, जो रिटर्न के साथ में जाता था। नेक्स्ट हमारा है कि कंडीशंस इन द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट में क्या क्या कंडीशंस होंगी। व्हेन द बुक ऑफ द बैंक आर नॉट हैंड रिटन, तो जो बैंक की बुक अगर हैंड रिटन नहीं है और कॉपी ली गई हैं, कैसे, बाय द वे ऑफ प्रिंट आउट, तो कॉपी जो प्रिंट आउट जो लिया गया है वो मस्ट कंपनी द फॉलोइंग, उनके साथ में क्या चीज़ होनी चाहिए, अ सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल अकाउंटेंट। तो अगर प्रिंट आउट लिया गया हैंड रिटन नहीं है और प्रिंट आउट के माध्यम से वो ली गई है, तो प्रिंट आउट के साथ में क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिंसिपल अकाउंट या मैनेजर के द्वारा, जिसमें ये बताया गया होना चाहिए कि ये प्रिंट आउट, दैट इट इज़ अ प्रिंट आउट ऑफ सच एंट्री और अ कॉपी ऑफ सच प्रिंट आउट। उसके साथ में उनकी डिटेल जो है वो दी होनी चाहिए। थर्ड है हमारा, सेकंड है हमारा कि अगर सर्टिफिकेट, एक तो प्रिंसिपल अकाउंटेंट या जो मैनेजर है उसके द्वारा सर्टिफिकेट दिया होना चाहिए प्रिंट आउट के साथ में। दूसरा क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम का पर्सन है उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो कि कंप्यूटर सिस्टम हो पर्टिकुलर के बारे में, जहाँ पर ये बताया गया हो कि द सेफ गार्ड्स अडॉप्टेड बाय द सिस्टम टू इंश्योर दैट द डेटा एंटर्ड और एनी सच ऑपरेशन परफॉर्म बाय ऑथराइज्ड पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के इसमें सर्टिफिकेट हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर जाने की, घुसने की ज़रूरत नहीं है हमें। बस ये है कि मोटा माटी आपको ये ओवरऑल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी कंडीशंस हैं, चाहे वो सर्टिफाइड कॉपी की हम पहले बात कर रहे थे, वहाँ पर उन कॉपीज़ के साथ में जो एक डिक्लेरेशन, एक साथ में एक जाएगी, सर्टिफिकेट जाएगा, तभी हम उसे सर्टिफाइड कॉपी कहेंगे, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या मैकेनिकल फॉर्म में हो, उन सभी के प्रिंट आउट के साथ में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो कंडीशन जो प्रिंट आउट की दी गई है, वहाँ भी ये बात बताई गई है, प्रिंट आउट के साथ में हमेशा क्या जाएगा, एक तो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल अकाउंटेंट है या मैनेजर है उसका सर्टिफिकेट जाएगा कि ये किस किस बुक की प्रिंट आउट है, उसकी डिटेल जाएंगी। साथ ही जो कंप्यूटर इंचार्ज हो, कंप्यूटर सिस्टम का जो इंचार्ज होगा, उसका भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और उसकी भी जो एक अंडरटेकिंग इसमें जाएगी, जिसमें कुछ एक डिटेल्स मेंशन होंगी, जैसे कि पॉइंट नंबर ABCD में जो डिटेल्स दी हुई हैं हमारी। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट है कि इन एडिशन ऑफ द अबव, जो ये दो सर्टिफिकेट जाएंगे, एक मैनेजर के द्वारा या प्रिंसिपल अकाउंटेंट के द्वारा, दूसरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो मैनेजर होगा, जो संभाल रहा होगा कंप्यूटर सिस्टम को, उसके द्वारा। तीसरा हमारा इन एडिशन टू द अबव क्या है, अ फर्दर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इज फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू दैट इफेक्ट दैट द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ सच कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेटेड प्रॉपरली एट द मटेरियल टाइम। अब तीसरा एक और सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेट करता है, इंचार्ज है, जिसका जो इंचार्ज है उस पर कंप्यूटर सिस्टम का, उसके द्वारा एक और सर्टिफिकेट जाएगा, जिसमें वो कहेगा कि उसकी बेस्ट नॉलेज और बिलीफ, एज पर उसकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से जो कंप्यूटर सिस्टम था वो प्रॉपरली ऑपरेट किया जाता था उसमें पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, ही वॉज प्रोवाइडेड विद ऑल द रिलेवेंट डेटा एंड प्रिंट आउट इन द क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेक्टली एंड इट इज अप्रोप्रिएटली डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेवेंट डेटा। तो वो कुल मिला के वो सारी चीज़ें वो अपना सर्टिफाई करेगा, बार बार अपनी सारी चीज़ें बताएगा कि हाँ, ये जो भी डेटा है वो सही है और सही पोजीशन में मुझे मिला था, और कंप्यूटर जो है वो उस पर्टिकुलर डेट पे प्रॉपरली काम कर रहा था सिस्टम। मोड ऑफ द प्रूफ ऑफ सर्टेन एंट्रीज इन बैंकर्स बुक। अब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी एंट्री इन द बैंकर्स बुक शेल इन ऑल लीगल प्रोसीडिंग बी रिसीव्ड एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एंट्री। तो जो भी अगर सर्टिफाइड कॉपी अगर दी जा रही है जो बैंक की बुक है, तो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में उनको प्राइमा फेसी एक एविडेंस की तरह लिया जाना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करती हैं, वो एंट्री एग्जिस्ट करती हैं, प्राइमा फेसी ये मानना चाहिए। फर्दर इट शैल बी एडमिसेबल, ये भी एडमिस करना चाहिए कि एज एविडेंस ऑफ ऑल द मैटर ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट देयर ऑफ इन एवरी केस एज द ओरिजिनल एंट्री
इटसेल्फ, तो उसको ओरिजिनल एंट्री की तरह ही ट्रीट करेंगे, यानी कि जो हमारी सर्टिफाइड एंट्रीज हैं उसको ओरिजिनल एंट्री की तरह ट्रीट करेंगे, उसको एज ए एविडेंस मानेंगे। अब कुछ केसेस हैं जहाँ पर क्या होगा, ऑफिसर जो बैंक के हैं उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपनी बुक्स को प्रोड्यूस करें। तो वो केस क्या होंगे, किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोई प्रोसीडिंग ऐसी चल रही है कोर्ट में जहाँ पर बैंक पार्टी नहीं है, यानी कि बैंक का उस केस से मतलब नहीं है, कोई मिस्टर ए और मिस्टर बी का केस चल रहा है, बैंक उसमें पार्टी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी ऑफिसर बैंक का है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो प्रोड्यूस करे बैंक की बुक कंटेंट, जो जिससे कि कुछ प्रूफ करना हो, तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता अंडर दिस एक्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए बैंक के ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा जिन केसेस में बैंक जो है वो पार्टी नहीं है। सिमिलरली नो ऑफिसर ऑफ द बैंक शैल बी कॉल्ड एज विटनेस टू प्रूव द मैटर ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटेंट रिकॉर्डेड इन द सर्टिफाइड कॉपीज। ऐसे ही बैंक के जो ऑफिसर हैं उनको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा कि जो मैटर ट्रांजैक्शन और अकाउंट जो है उनको सर्टिफाई करने के लिए उनको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि हाउएवर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में ऑर्डर अदरवाइज फॉर स्पेशल कॉज। अब कोई स्पेशल कॉज आ जाता है, कोई स्पेशल रीज़न आ जाता है, वहाँ पर हालांकि कोर्ट क्या है इसके अलावा भी ऑर्डर दे सकता है, मतलब पर्सन को बुला सकता है। बट नॉर्मल कोर्स में अगर बैंक पार्टी नहीं है तो उस केस में बैंक के ऑफिसर को नहीं बुलाया जाएगा। अब बात आती है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और जज। अब बैंक की जो बुक्स हैं उनका इंस्पेक्शन करना किसके ऑर्डर पे, जो कोर्ट है या जज है उनके ऑर्डर पे इसको इंस्पेक्शन करना। ऑन एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी टू द लीगल प्रोसीडिंग द कोर्ट और जज में ऑर्डर दैट। अब किसी पार्टी ने अगर एप्लीकेशन दी है लीगल प्रोसीडिंग के टाइम पे, किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी है कि किसी रिकॉर्ड को चेक करने के या क्रॉस वेरीफाई के लिए, तो वहाँ पर उनकी एप्लीकेशन पे कोर्ट या जज क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं। क्या ऑर्डर कर सकते हैं, सच पार्टी बी एट लिबर्टी टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपीज ऑफ एनी एंट्री इन द बैंक बुक फॉर एनी ऑफ द पर्पज ऑफ द प्रोसीडिंग। कि वो बैंक से क्या लें, बैंक से सर्टिफाइड कॉपी, उसकी कॉपी जो है वो ले सकते हैं जो कि किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में हेल्प करेंगी। तो इस तरह का ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे सकता है। दूसरा क्या है, द बैंक टू प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल सच एंट्रीज। या फिर बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। पहले केस में क्या था कि उन्होंने क्या कहा था कि पार्टी को कह दिया कि आपको छूट है, आप चाहो तो जाकर बैंक से जो बैंकर्स बुक ऑफ एनी जो एविडेंस है वो आप वहाँ से ले सकते हो। दूसरा क्या है कि वो पार्टी से ना कहकर, पार्टी को फ्री हैंड ना देकर बैंक को ही बोल दें कि बैंक क्या करे, बैंक प्रिपेयर करे और प्रोड्यूस करे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, जो भी सर्टिफाइड कॉपी उनको चाहिए थी, जो एंट्रीज की सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए थी वो प्रोड्यूस करे, जो भी उस मैटर से रिलेवेंट करती हैं, उस प्रोसीडिंग से रिलेवेंस जिनका है। अब फर्दर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑल्सो शुड बी डेटेड एंड साइंड बाय द रिक्वायर्ड बाय सर्टिफाइड कॉपी स्टेटेड। तो उसके साथ ही क्या है, जो सर्टिफाइड कॉपीज आएंगी वहाँ पर क्या होना चाहिए, डेट और साइन भी उनमें होने चाहिए। दूसरा क्या है, an order that the bank officer should either produce the book of account or appear as witness can be made by the court or judge with or without summoning the bank। मतलब कोर्ट क्या कर सकता है, बैंक ऑफिसर को सम्मन करके या बैंक को सम्मन करके या फिर बिना सम्मन करे भी उनको बुला सकता है कि वो एज अ विटनेस आए या फिर अपने जो जो बुक ऑफ अकाउंट है उनको प्रोड्यूस करे। द ऑर्डर सो पास्ट शैल बी सर्व्ड ऑन द बैंक एटलीस्ट 3 क्लियर वर्किंग डेज बिफोर द सेम इज टू बी ओबेड। और एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज से पहले इस तरह का ऑर्डर जो है वो सर्व होना चाहिए। द बैंक में एट एनी टाइम बिफोर द टाइम limited for complied of such order to produce the order or give notice to their intention to show cause against the order। तो बैंक क्या करेगा, या तो उससे पहले उसको कंप्लाई कर लेगा, उस ऑर्डर को कंप्लाई कर लेगा, जो मांगी हैं जो चीज़ें वो दे देगा, या फिर क्या करेगा, एक नोटिस देगा ऑफ देयर इंटेंशन टू शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में शो कॉज का नोटिस भी एक दे सकता है। इफ द बैंक चूजेस टू गिव शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर देन द ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट और जज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड विदाउट फर्दर ऑर्डर। तो अगर वो शो कॉज की बात अगर बैंक करता है, उसका नोटिस देता है, तो उस केस में क्या है, फर्दर जो दोबारा सुनवाई होगी उसके पहले उस ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अब एप्लीकेशन की कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन टू द कोर्ट अंडर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड under or for the purpose of this act, and the cost of anything done or to be done in order of the court for the purpose of this act shall be in the discretion of the court।
तो कितनी कॉस्ट आई है, कितना क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोर्ट डिसाइड करेगा, उनके डिस्क्रिप्शन पे होगा। साथ ही द कोर्ट में फर्दर ऑर्डर सच कॉस्ट और पार्ट देयर ऑफ टू बी पेड बाय द बैंक टू द पार्टी इफ देयर दे हैव बीन incurred in consequence of any faulty or improper delay on the part of बैंक। और बैंक के पार्ट पर कोई डिले होता है या कोई इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर दी गई, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉस्ट है उस एविडेंस को प्रोड्यूस करने की, वो कोर्ट कह सकता है कि वो कौन बियर करे? वो बैंक बियर करे। एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द बैंक बाय मे बी इन्फोर्स्ड एज इफ द बैंक वर अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। तो इसमें क्या है कि इस तरह से इन्फोर्स बैंक के ऊपर किया जा सकता है जहाँ जैसे कि बैंक क्या है, उस प्रोसीडिंग में पार्टी हो। एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन अवॉर्ड्स awarding cost may on application to any court of civil judicature be executed by such court if the order is decree for money passed on itself। However, the court that passed the order can also have the power to enforce its own order with respect to the payment of cost। तो बेसिकली है क्या इनमें तीनों ही केसेस में, मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात हो रही है, जो खर्चा आएगा हमारा एप्लीकेशन में और एविडेंस जो प्रूव करने में, जो डेटा सबमिट करने में, प्रूफ उसको प्रिपेयर करने में, वो क्या है, वो चाहे तो कोर्ट क्या है, बैंक के ऊपर उसको अप्लाई कर सकता है, या बैंक की तरफ से कोई डेटा प्रोड्यूस किया गया हो, उसमें कोई किसी तरह की गलतियाँ कुछ आती हैं उसके पार्ट पे, तो उसमें भी उसको बैंक को उसको पे करना पड़ सकता है। तो यही है साथियों इसमें, और इसमें कोई ऐसा कुछ ज़्यादा और चीज़ें नहीं है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर नॉर्मल केसेस में एक तो डेफिनेशंस जो हैं कि इसमें हाई कोर्ट की बात हो रही है, और जो एविडेंस हैं वो सर्टिफाइड कॉपीज़ किन किन को मानेंगे, किस तरह की अंडरटेकिंग वहाँ पर देनी है बैंकर्स को। साथ ही बैंक को किस केस में नहीं बुलाया जा सकता है, जहाँ पर बैंक पार्टी ना हो। बैंक अगर उस केस में पार्टी नहीं है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बैंकर को फोर्स नहीं किया, मतलब उनको सम्मन, उनको बुलाया नहीं जा सकता कि एज अ विटनेस वो आएँ और अपनी चीज़ बात कहें। हालांकि स्पेशल अगर कोई केस है तो वहाँ पर कोर्ट चाहे तो बुला भी सकती है। और दूसरा है इंस्पेक्शन, जो है कोर्ट के ऑर्डर पर बैंक की बुक्स का इंस्पेक्शन। तो वहाँ पर बात ये आती है कि बैंक कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, चाहे तो बैंकर जो पार्टी है उसकी एप्लीकेशन पे पार्टी को अलाउ कर सकता है कि वो जाके बैंक से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे और क्या करे, कोर्ट में प्रोड्यूस करे, या फिर बैंकर को ही वो सम ऑर्डर कर सकते हैं कि वो प्रिपेयर करके प्रोड्यूस करें उस पर्टिकुलर डेटा को। साथ ही कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन की जो हमने अभी अभी बात की, वहाँ पर ये है कि कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन किस तरह से होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, और कई केसेस में बैंक के ऊपर भी वो डाल सकते हैं कि बैंक उसको कॉस्ट को बियर करे। तो इसके साथ ही साथियों ये चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक बार देख लेते हैं तो उससे थोड़े से रिवीजन हो जाएगा। ये है, इफ़ द बुक ऑफ द बैंक आर मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डज ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल टू इट। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मेंटेन है तो क्या इसमें सारे प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? तो साथियों इसमें एप्लीकेबल होंगे, यस है ये। सेकंड है हमारा, डज दिस एक्ट अप्लाई टू एनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो इंक्वायरी हो रही है, वहाँ भी क्या इस तरह के जो एविडेंस जो हैं वो मान्य होंगे? तो ये भी यस है, हाँ जी हाँ, वहाँ पर भी उसको माना जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी एंट्री इन द बैंकर्स बुक इज रिसीव्ड इन लीगल प्रोसीडिंग एज डैश एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सच एंट्री। तो उसको क्या है, उसको एक एविडेंस, मतलब ओरिजिनल एविडेंस की तरह एक तरह से माना जाएगा। इन्होंने देखते हैं क्या इसको लिया है, मतलब प्राइमा फेसी, बेसिकली जो करेक्ट वर्ड है यहाँ पर वो है प्राइमा फेसी, कि उसको प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह लिया जाएगा। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बैंक ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डैश टू प्रूव एनी बैंकर्स बुक कंटेंट व्हेन कॉपी इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर अदरवाइज कोई किसी तरह का ऑर्डर नहीं किया गया है तो बैंक ऑफिसर को क्या किया है, कंपेल नहीं किया जाएगा, किसके लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अपनी सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर दी है। नेक्स्ट है, इन अ सिविल सूट to which bank is not party, one of the parties had produced certified copy of the books of account, one party of the suit wants to call the bank officer as witness to prove the content of the copy, can it be done? तो अब मान लीजिए इसमें एक सिचुएशन दी गई है कि एक सिविल सूट चल रहा है जहाँ पर बैंक पार्टी नहीं है। तो बैंक पार्टी वहाँ पर नहीं है, उस केस में किसी एक पार्टी ने, उनमें से जिनको जो इन्वॉल्व हैं उसमें सूट में, उनमें से किसी एक पार्टी ने कुछ सर्टिफाइड कॉपी बुक्स की, बुक ऑफ अकाउंट की प्रोड्यूस की हैं, और दूसरी पार्टी जो है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है, या वही पार्टी मान लीजिए अगर ये चाहती है कि बैंक का कोई ऑफिसर आए और उस कंटेंट को विटनेस करे और उसको प्रूव करे उस कंटेंट को, तो क्या ये किया जा सकता है? तो इसका साथियों हमने पढ़ा था कि बैंक ऑफिसर जो है, अगर जिसमें बैंक पार्टी नहीं है, यहाँ भी जैसे बैंक इज़ नॉट अ पार्टी, तो उस केस में क्या होता है, बैंकर को
उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, बैंकर को नहीं कहा जा सकता कि आप आके विटनेस की तरह होइए, यहाँ पर आइए और अपने जो कंटेंट है उसको क्या करिए, प्रूव करिए। तो इसलिए उनको नहीं बुलाया जा सकता। तो ऑप्शन इसका हमारा बी सही है। नो एज अ सर्टिफाइड कॉपीज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट इज एडमिसिबल इन द एविडेंस। तो प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है? सर्टिफाइड कॉपी जो है वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, और साथ ही अगर बैंकर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बैंक उसमें पार्टी नहीं है, तो बैंकर को नहीं बुलाया जा सकता। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है साथियों। तो इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।